चलो भाइयों, दूसरे ओडीआई में लर्न हो गया। विन तो नहीं हुआ, अलबत्ता लर्न हुआ एक मरतबा फिर। वेस्ट इंडीज जो कि 10वें नंबर पे है और पाकिस्तान इस वक्त चौथे नंबर पे ओडीआई रैंकिंग में। कोई हैरान और परेशान होने वाली बात नहीं है कि आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम से हार रहे हैं, जो कि इस वक्त 10वें नंबर पे स्टैंड करती है। क्योंकि जो टीम 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हार सकती है, जिसने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था, और फिर अफगानिस्तान से टी20 सीरीज हार सकती है। 2023 के वर्ल्ड कप में आपने अफगानिस्तान से ओडीआई मैच हारा, फिर 2024 में यूएसए से हारा। तो इसमें इतना हैरान और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज पाकिस्तान टीम फॉर यू ऑल। बल्कि मैं कहूंगा कि दिस इज पाकिस्तान टीम फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें सरप्राइजेस देने आते हैं। हमें मीन्स हमारी टीम को। और बेवकूफ़ियाँ तो क्या ही बात है, बेवकूफ़ी की तो आप कोई बात ही ना करें। पार्ट टाइमर्स पे आप कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि साइम अयूब इज नॉट अ बॉलर, उससे बॉलिंग नहीं करवाओ। चलो एक दो ओवर करवा लो, 3 ओवर, वो भी बहुत कोई रेयर केस में। लेकिन जब आप 181 का टोटल डिफेंड कर रहे हैं 35 ओवर्स में, तो आपको अपने स्पेशलिस्ट का ही इस्तेमाल करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर प्लेइंग वन स्पेशलिस्ट बॉलर शॉर्ट। आप लोग ऑलराउंडर्स पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। ऑलराउंडर्स पर ये रिलाई करने का इतना कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बैटिंग आपसे तब भी नहीं होनी। 112 पे आपके गालिबन 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वो तो हसन नवाज ने कुछ रन स्कोर कर दिए, तो आपकी बैटिंग लाइन थोड़ी एंड में जरा संभल गई। हालांकि उसे 7वें नंबर पे भेजा था, उसे थोड़ा ऊपर भेजते आप। आपने उसको 7वें नंबर पे भेजा, और उससे पहले हुसैन दलत को भेजा आपने। ठीक ठीक है, उसने 31 रन किए 32 गेंदों पे। तो बात ये कि जब आपके टॉप 5 बैटर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, चाहे वो ओडीआई हो, टी20 हो या टेस्ट हो, आपकी बैटिंग लाइन स्ट्रगल करेगी, बोर्ड पे आपके रन नहीं लगेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी टीम आपको मार दे सकती है। तो यही हुआ कि पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप हुए। साइम अयूब सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं। ठीक है, बारिश ने बहुत ज़्यादा इंटरप्ट किया, तो इससे कुछ डिस्टर्बेंस भी होती है, लेकिन ये एक्सक्यूजेज है। हमें तो बहरहाल एक्सक्यूजेज देने की आदत है। उसके बाद फिर रिजवान, बाबर आजम, बाबर तो आते आउट हुए। रिजवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस शेल में चले जाते। 16 गेंदें खेली और 1 रन बनाया, और गालिबन 38-39 गेंदें खेली और 16 रन बनाए। कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं रिजवान साहब? या तो माइक हैसन उनको सही तरह से तक समझा नहीं पाए कि मॉडर्न डे क्रिकेट बेसिकली होती क्या है। मीन्स के वंस एंड टूज भी आप नहीं ले पाते। तो मुझे वही लगा कि जो जिस तरह से जो रिजवान की फॉर्म मैंने देखी थी चैंपियंस ट्रॉफी में, जो इनिंग उसने इंडिया के खिलाफ खेली थी, जब वो इंडिया के खिलाफ बैटिंग कर रहा था, तो इतनी डॉट बॉलिंग खेली थी कि स्क्रीन पे लिखा आ गया था कि रिजवान फाइंडिंग द फील्डर। तो ये वही मैं कहना चाहूँगा कि उसी शेल से रिजवान अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा है। हालांकि 4-5 महीने की गैप के बाद आकर खेल रहे हैं, तो थोड़ा रिहैब हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि रिजवान अभी भी उसी शेल में, कम से कम स्ट्राइक रोटेशन, आई डोंट नो। बहरहाल डकवर्थ लुइस के तहत 181 रन का टारगेट बना 35 ओवर्स में। और एक वक्त था कि आपने 7 ओवर्स में 16 रन ये के बने थे वेस्ट इंडीज के, 2 आउट हुए थे। 12 पे 2 विकेट आपने जो है निकाली थी। 107 पे 5 खिलाड़ी आपने आउट कर दिए थे। और उस पर से फिर पार्ट टाइमर्स का इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। आपको अपने स्पेशलिस्ट बॉलर्स को ही इस्तेमाल करना चाहिए था। 7 ओवर्स का जो कोटा था, आपकी तमाम स्पेशलिस्ट बॉलर्स को
पूरा करना चाहिए था। अबरार और नवाज ने किए, लेकिन हसन अली का भी 7वें ओवर में उसके जो है टारगेट चेज हुआ। शाहीन शाह अफरीदी मुझे समझ में नहीं आया कि जब विकेट लेनी की ज़रूरत होती है, क्रूशल मोमेंट पे जब विकेट लेनी थी, तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। हसन अली ने भी फर्स्ट स्पेल हसन अली का बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन सेकंड स्पेल में उसने थोड़ा स्ट्रगल किया और शाहीन का विकेट ना लेना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। और उस पर से जब आप 16 पे सुहागा पार्ट टाइमर से आप बॉलिंग करवा रहे हैं, साइम अयूब से 4 ओवर आपने करवा दिए, 33 रन उसने दिए। सलमान अली आगा ने 3 ओवर्स पे 33 रन दिए। ये जो 7 ओवर्स जो इन दोनों ने कराए, 33 67 रन, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ गए। और जब इस तरह के जब बहुत कम टोटल होता है, तो वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, पार्ट टाइमर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप एक बॉलर शॉट खेलेंगे तो फिर यही होगा, इसमें या तो फिर आप सलमान अली आगा का इस्तेमाल करते या फिर साइम अयूब का इस्तेमाल करते। दोनों को आप जो है वो इस्तेमाल में ला रहे हैं। और जब आपको पता है कि ये स्लो एंड स्पिन कंडीशन है, यहाँ पे स्पिनर्स को ज़रा हेल्प मिलती है, तो यहाँ पे 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का होना बनता था, अबरार एंड सुफियान मुकीम, दोनों का होना बनता था, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट ही आपको जो है वो कामयाबी दिलवाएंगे। और आपको अपने टॉप 5 जो बैटर्स हैं उन पर इनिसार करना पड़ेगा। और मुझे ये हैरानगी कि हुसैन अतलत से क्यों नहीं आपने करवाई बॉलिंग। हुसैन अतलत भी ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करता है, माना कि इतना कोई इफेक्टिव बॉलर नहीं, लेकिन वो बॉलिंग करता है, तो 1-2 ओवर उससे भी करवाने चाहिए थे। साइम अयूब से बहरहाल ठीक है, स्लो इन स्पिन कंडीशन है, इसका मतलब नहीं कि आप साइम अयूब को भी जो है वो बॉलर बना दें। भाई वो बैट्समैन है, उसको यार अपने बैटिंग पर फोकस करने दो। अगर आप इस तरह से उसको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करोगे तो वो शायद अपनी बैटिंग की सलाहियत की खो ना दे। उसे ऑलराउंडर ना बनाओ, पहले उसको बैट्समैन तो बनने दो। इस तरह से साइम अयूब का कॉन्फिडेंस मजीद शेकी होगा। साइम अयूब से बॉलिंग ना करवाएं, मैं फिर कह रहा हूँ ना करवाएं। अगर आपके टॉप 5 बैटर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी आगे फ्लरिश नहीं कर सकती। आपको स्पेशलिस्ट को खिलाना होगा, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हो। एक ऑलराउंडर का बनता है, समझ में आता है, लेकिन 2 ऑलराउंडर्स की तुक नहीं बनती। या तो अगर आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो उससे फिर पूरा इस्तेफादा हासिल करें। आपने फिर साइम अयूब से क्यों करवाई बॉलिंग, आप फिर ये हुसैन तलत से बॉलिंग करवाते। बहरहाल ऑलराउंडर है ना वो, इसी बेस पे आपने इसको लिया है। ही इज नॉट अ फुल फ्लैश बैट्समैन, ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो स्पेशलिस्ट वहां पे काम आता है, या तो आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाओ या स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाओ। तो वही बात है कि जब साइम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, ये जो टॉप 5 बैटर्स है, ये अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे, ये अगर रन्स नहीं करेंगे, तो फिर आपकी टीम में चाहे वेस्ट इंडीज़ हो चाहे कोई भी ओपोनेंट आ जाए, आप फिर उससे इस तरह नहीं जीत सकते जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने कल के ओडीआई में दी है। वही बैटिंग पाकिस्तान की कोलैप्स कर गई। वो तो हसन नवाज ने आगे कुछ रन्स कर दिए। तो बहरहाल कुछ ये कप्तान से हुई है गलतियाँ कि जब आपने मैच में ग्रिप हासिल कर ली, तो फिर आप पार्ट टाइमर्स को लेकर आ रहे हैं और पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर जो है वो सूट नहीं करती। और जब आपके जो टॉप के जो बॉलर हैं वो एक क्रूशल मोमेंट पे विकेट नहीं लेंगे, तो फिर डेफिनेटली फिर आप इस तरह से मैचेस नहीं जीत सकते। शाहीन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अब हसन अली ठीक है, बहुत अरसे बाद आए, उसने 2 विकेट भी हासिल की, लेकिन इधर से फास्ट बॉलर्स भी आपके जो है वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि जो आपके जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो सही से नहीं बन पा रहा है। और जब आप समझते हैं कि जब स्पिन और स्लो बॉलर्स को पिच सपोर्ट कर रही है तो आपको चाहिए था कि सुफियान मुकीम और अबरार को फिर साथ खिलाते, आप हुसैन जलत को ड्रॉप कर देते। बहरहाल ये कि मोहम्मद नवाज ने भी ये बॉलिंग अच्छी की, 7 ओवर्स का कोटा उसने पूरा किया। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पेशलिस्ट की, इस चीज़ पर आपको जो है वो इन्हिसार करना पड़ेगा। अगर आप हुसैन तलत को खिला रहे हैं, मीन्स के ऑलराउंडर को खिला रहे हैं, तो फिर उससे आप बॉलिंग भी करवाएं। जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उसको स्पेशलिस्ट बैट्समैन रहने दें, उसको बिला वजह, मैं साहब मयूर की बात कर रहा हूँ कि उसको बिला वजह बॉलर ना बनाए प्लीज। एनीवेज एक एक से सीरीज बराबर हो गई, कोई हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। ये पाकिस्तान टीम है, चाहे वो चौथे रैंकिंग में आ जाए, तीसरे पे आ जाए, लेकिन जब उसको हारना होता है तो वो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन से भी हार जाते हैं। एंड दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑल अबाउट।